करेंगे आप कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां आज बात होगी रेलवे के लिए वैगन्स तैयार करने वाली कंपनी टीटागढ़ वैगन्स के मैनेजमेंट से। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए होंगे कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश चौधरी। चर्चा शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो भारतीय रेलवे के लिए वैगन और व्हील्स बनाती है कंपनी, और रेलवे इंजीनियरिंग कारोबार में है कंपनी का काम। कंपनी के पास भारत के अलावा यूरोप में भी एक सब्सिडरी है, और रोलिंग स्टॉक बनाने वाली यानी कि रेलवे के डब्बे बनाने वाली ये कंपनी सबसे बड़ी है और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी है। 1997 में टीटागढ़ फिरेमा का कंपनी ने 100% अधिग्रहण करके अपनी पैठ को और मजबूत की थी कंपनी ने। चलिए, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं टीटागढ़ वैगन्स के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश चौधरी। उमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। ET Now स्वदेश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आपसे ये समझेंगे कि देश में फिलहाल कोयले की कमी है, और हमने देखा है कि कितनी अफरा तफरी मची थी पिछले दिनों। हालांकि अब हालात थोड़े से सुधर रहे हैं। अब रेल मंत्रालय ने भी सप्लाई स्थिर करने के लिए कदम उठाए हैं। आपकी कंपनी का केस में क्या योगदान रहा है, किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए? जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारी कंपनी जो है वो भारत की लार्जेस्ट रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरर है। और हमने अपनी तरफ से जो भी हमारी जिम्मेवारियां थी कि वैगन अवेलेबल कराना रेलवे को, हमने उसको बखूबी अपने रोल को निभाया है। पिछले महीने भी हमने 450 के से अधिक वैगन सप्लाई किए हैं, और हमारी कैपेसिटी जो है वो 8,500 वैगन सालाना बनाने की और सप्लाई करने की है। तो अगर रेलवे इस दिशा में अगर ऑर्डर्स टाइमली प्लेस करती है और एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी या एक लॉन्गर टर्म प्लानिंग करे, तो वैगन्स के कारण कोई भी कमोडिटी, चाहे वो कोल हो चाहे वो और कोई कमोडिटी हो, उसकी शॉर्टेज भारतवर्ष में नहीं होगी। इतनी हम आश्वासन दे सकते हैं। चौधरी साहब, ये बताइए कि पिछले हफ्ते कोयले और कोक का जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ा है, और जाहिर तौर पर इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। ये बताइए कि इससे रोलिंग स्टॉक की डिमांड पर किस तरह से असर पड़ा है, और आप इस डिमांड को मीट करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? जो रोलिंग स्टॉक रेलवे की होती है, ये कोई इतनी क्विक शॉर्ट टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म इफेक्ट के ऊपर नहीं चलती है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है। मेरा ये मानना है कि रेलवे ने इस मौजूदा सरकार के अंदर जो जिस तरीके की डेवलपमेंट रेलवे में हुई है, जिस तरीके की ट्रैक कैपेसिटी बढ़ी है, जिस तरीके की लाइन कैपेसिटी, ऑटोमेशन, सिग्नलिंग, ये सब चीजों में जो एक बहुत एक तीव्र किस्म का सुधार आया है। दिस इज बेसिकली, अगर हम कहें तो एक तरीके से रेलवे ने अपनी कैपेसिटी को बिल्ड किया है। अब कैपेसिटी को जब बिल्ड किया है तो उसे यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, और यूटिलाइज करने के लिए रेलवेज को वैगन्स ज्यादा से ज्यादा खरीदने पड़ेंगे, अपने फ्रेट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, और रेलवे इस दिशा में काम कर रही है। हमारी हमेशा से रेलवे मंत्रालय से ये एक दरख्वास्त रही है कि वो एक विजिबिलिटी हमें लॉन्गर टर्म दें, 3 साल का 5 साल की विजिबिलिटी अगर हो, ताकि इंडस्ट्री जो है ये स्विच ऑन स्विच ऑफ तरीके से ना चले। और हम रेलवे की जो भी रिक्वायरमेंट है, आज 3 साल की रिक्वायरमेंट हो या 5 साल की रिक्वायरमेंट हो, अगर वो हमें उसको मंथली ब्रेकअप करके या क्वार्टरली ब्रेकअप करके दें, इंडस्ट्री पूरी तरीके से तैयार है कि उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, और एक सही मायने में रेलवे के साथ साझेदारी करे, जिससे कि अगर हम वैगन नहीं दे सकें तो हमें पिनलाइज किया जाए और हमें एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दिया जाए। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो हम लोगों ने शॉर्टेजेस कोल के देखे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रॉब्लम्स आए हैं, या जिस तरीके की आधुनिक पॉलिसीज रेलवे ने अडॉप्ट किया है, फॉरवर्ड लुकिंग उन्होंने मेजर्स लिए हैं ये ट्रैक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या लाइन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ये एक बहुत नेचुरल मुझे इसका फॉल आउट लगता है कि आगे चल करके वो वैगन्स के साथ भी या रोलिंग स्टॉक के साथ भी ऐसा कुछ करेंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म वो अपनी एक प्लानिंग कर सकें
और सफिशिएंट मात्रा पे वैगन खरीद सकें, जिससे कि रेलवे की कैपेसिटी जो क्रिएट की गई है उसको यूटिलाइज भी किया जा सके। जी, अच्छी बात है। सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो डिमांड का सिनेरियो पूरा जो पैन आउट हो रहा है और जो डिमांड बढ़ रही है, ये कब तक कंटिन्यू होगी? इसका असर आप कब तक आगे जाते हुए देख रहे हैं? मैं सक्षम नहीं हूं क्योंकि ये ज्यादा ऑपरेशनल इशू है। सो मुझे उतनी डिटेल नहीं पता। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, भारतीय वैगन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सवाल है, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफी मात्रा में उपलब्ध है और काफी सक्षम है कि रेलवे की रिक्वायरमेंट को पूर्ण तरीके से फुलफिल कर सके। ठीक है। चौधरी साहब, ये भी बताइए कि आप एक बड़े एक्सपोर्टर भी हैं और फ्रेट वैगन एक्सपोर्टर के तौर पर आपका जो टोटल जो बिजनेस है, एक्सपोर्ट से कितना आप डिराइव कर रहे हैं? आपका कितना कारोबार एक्सपोर्ट के थ्रू आ रहा है? हम अभी तक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कि कुछ दिनों से, चंद महीनों से हमारे इन्वेस्टर कॉल्स में और सब जगह कहा है कि आगे चल करके हमारी एक इस दिशा में हमारा फोकस रहेगा कि हम इसको एक्सपोर्ट मार्केट को भी डेवलप कर सकें। जो प्रधानमंत्री जी ने एक हम लोगों को दिशा दिखाई है, लोकल फॉर ग्लोबल, इसके अंतर्गत हम अपनी जो कैपेसिटी है इसको ग्लोबल मार्केट को केटर करने के लिए अपग्रेड किया है हमने लास्ट 2 सालों में। इस मेक इन इंडिया से, आत्मनिर्भरता से, और ये इस लोकल फॉर ग्लोबल के लिए जो एक हम लोगों को प्रोत्साहन मिला है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अपनी काफी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी टेक्नोलॉजीज को, अपने सॉफ्ट स्किल्स को, सबको अपग्रेड किया है। और आने वाले 2-3 सालों में हमारी एक लगातार कोशिश होगी और प्रयास होगा कि हम एक्सपोर्ट मार्केट को केटर कर सकें। ठीक है। चौधरी साहब, ये भी समझना चाहेंगे, देखिए अब सरकार का पूरा जो जोर है वो है मेक इन इंडिया पर है, आत्मनिर्भर भारत पर है और आपकी कंपनी इसके एक बड़ी बेनिफिशियरी होगी। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है। तमाम बड़े शहरों में, बड़े शहर क्या, टियर 2 सिटीज़ में भी अब मेट्रो को लेकर काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ऐसे में देश में जो वैगन और इलेक्ट्रिक ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है, उसकी क्या उम्मीदें हैं और अगले 2 साल के लिए आप कंपनी का आउटलुक क्या देख रहे हैं? जी, मैं अपनी जहां तक प्रिपेयर्डनेस का सवाल है वो बता सकता हूं कि आज के दिन हमारी कैपेसिटी रेलवे वैगन के लिए सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी है भारतवर्ष में। हम बहुत कॉस्ट कंपेटिटिव हैं। जहां तक मेट्रो का सवाल है, हमने अभी पहली एल्यूमिनियम कोच डिलीवर की है पुणे में, और हमारे भारतीय फैक्ट्री से पहली जो ट्रेन है वो लगभग दिसंबर-जनवरी तक तैयार हो जाएगी इस साल। अगले 3-4 महीनों में हमारी पहली ट्रेन हमारे भारतीय फैक्ट्री से निकलेगी। यहाँ पे भी हम 200-250 मेट्रो कोचेस की कैपेसिटी सालाना हमने बनाया है। तो एक ओवरऑल तरीके से हम लोग एज टीटागढ़ और एज अ कंपनी, हम लोग भारत की जो एक ग्रोथ स्टोरी है उस पे बहुत पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। हमारा ये विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार हमारे देश को एक स्टीयर कर रही है ग्रोथ के पाथ पर, ये डिमांड चाहे वो मेट्रो कोचेस का हो, चाहे वो फ्रेट वैगन्स का हो, या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो शिप बिल्डिंग हम करते हैं या ब्रिजेस हम करते हैं, तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब में एक बहुत भारी मात्रा में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जहां तक टीटागढ़ का सवाल है, उस विश्वास को नजर रखते हुए हमने अपने आप को तैयार किया है ताकि हम उस ग्रोथ के साथ आगे बढ़ सकें। चौधरी साहब, अब देखिए सरकार का, तो आप जैसा कह रहे हैं, सरकार का काफ़ी जोर है स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर, मेक इंडिया पर। हमारा चैनल का नाम भी 18 हाउस स्वदेश है। आपसे ये समझना चाहेंगे सर कि आपके जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें स्वदेशी कंपोनेंट कितने होते हैं, उनकी हिस्सेदारी कितनी है फिलहाल? हर प्रोडक्ट में अलग अलग रहता है, लेकिन हमारी जैसे वैगन में लगभग 100% हमारी ऑलरेडी इंडियन कंटेंट हो गई है। हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। मेट्रो क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है, तो इसमें हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ज्यादा विदेशियों कंपनियों की ही
एक प्रेजेंस ज़्यादा रही है, लेकिन हमारी जैसी कंपनियां जो कि भारतीय कंपनियां अब इस फील्ड में उतरी हैं, और हम धीरे धीरे हम उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन के रूप में लेके जा रहे हैं, ताकि हम इंडियन कंटेंट को अधिक से अधिक बढ़ा सकें। हमारा ये लक्ष्य जरूर रहेगा कि मैं उसको जितना 100% के पास ले जा सकूं उतना ले जाऊं अगले 3-4 सालों में। ठीक है। सर, जैसे जैसे अनलॉक हो रही है पूरी दुनिया में और जैसे जैसे इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है धीरे धीरे, तो जाहिर तौर पर शिप के थ्रू जो ढुलाई है वो भी बढ़ने वाली है। आपसे ये समझना चाहिए कि क्या आपकी कंपनी ने शिप बिल्डिंग्स के टेंडर में हिस्सा लिया है, और इस सेगमेंट में इस कारोबारी साल तक आप कितने % की आय की उम्मीद कर रहे हैं? क्या कुछ लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं कंपनी के लिए? बिल्डिंग टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम स्पेशलाइज्ड शिप्स बनाते हैं, और नेवी से और बाकी जो और स्पेशलाइज्ड शिप्स हैं उसमें हम सब में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और हमें कुछ टेंडर्स जो कि हमने पिछले अपने रिजल्ट्स के साथ डिक्लेयर किया था, हमें कुछ ऑर्डर्स मिले भी हैं इंडियन नेवी से। और ये एक नीश बिजनेस है हमारे लिए, और इस नीश बिजनेस को हम बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। चौधरी जी, एक और जो क्रूशियल चीज़ है कि आपकी कंपनी ने प्रोपल्शन इक्विपमेंट का जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए एबीबी इंडिया के साथ एक करार किया है। इस सेगमेंट में आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि हम मेट्रो को, जैसा आपने कुछ समय पहले मुझसे पूछा कि आप भारतीय कंटेंट कितनी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में, तो ये भी उसी दिशा में एक स्ट्रेटेजिक मूव है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनस अपना कंटेंट को बढ़ा सकें। और प्रोपल्शन जो कि मेट्रो में भी लगती है और बाकी ट्रेनों में भी लगती है, ये कुछ हद तक अभी भारत में बनती थी और काफी हद तक ये बाहर विदेशों से आती थी, तो हम उसको भारत में बनाने के लिए ये हमारी एक पहल है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक मूव कहेंगे। तो मोर देन अ बिजनेस मूव, ये ज्यादा स्ट्रेटेजिक मूव है। चौधरी साहब, आपकी जो इटली वाली जो यूनिट है, उसका एक ज़रा अपडेट हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए, और ये बताइए कि आप वहां से किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं? जी, इटली, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक काफी इम्पैक्टेड रहा है ये महामारी के कारण। और अब इटली में करीब 82% वैक्सीनेशन उन्होंने अचीव किया है, तो काफी स्थिति अब सामान्य हो चुकी है। और हमारे ऑपरेशंस भी जो है वहाँ धीरे धीरे सामान्य होते चले जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि वहाँ पे आगे चल कर के, क्योंकि ये भी एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी और बहुत उम्दा फैक्ट्री है जो हमने खरीदी है, तो हमारी जो पास्ट प्रॉब्लम्स थी वो अब लगभग सुलझने के कागार पे हैं, और आगे चल करके हम उसे प्रॉफिटेबल बना पाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, आगे चलकर क्या आपकी कोई ऐसी योजना है, कोई और एक्विजिशन करने का, विदेशों में कोई और कंपनी खरीदने का, किसी करार का? जी, हम एज अ कंपनी हमेशा ओपन माइंडेड रहते हैं, और कोई भी नई अपॉर्चुनिटी जो कि हमारे कंपनी को या हमारे देश को आगे बढ़ा सके, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा कोई आज के दिन हमारी कोई एडवांस स्टेज में डिस्कशन नहीं है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात कर सकूं, लेकिन जरूर जब कुछ होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश के साथ बातचीत करने के लिए, और कंपनी के ऑर्डर बुक या फिर आउटलुक के बारे में भी हमसे जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब टीटागढ़ वैगन्स में के स्टॉक में, हालांकि आज बाजार कमज़ोर है और कमज़ोर बाजार में यहाँ पर एक सुस्त सा कारोबार हो रहा है। एक रेंज बाउंड ट्रेड है टीटागढ़ वैगन्स के स्टॉक में। हालांकि स्टॉक है 52 वीक हाई के आसपास ही, और अगर हम कोविड की लो से जोड़ें तो 25 रुपए के भी नीचे स्टॉक गया था और अब 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 4 गुना वहां से हो गया है। जैसे जैसे इकोनॉमी में स्ट्रेंथ लौटी है, जैसे जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ा है और ये कॉन्फिडेंस रीस्टोर हुआ है कि अब शायद इकोनॉमी के हालात ठीक है, डिमांड सिनेरियो इंप्रूव हो रहा है, तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ है। अब शेयर पर फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।
टीटागढ़ वैगन्स के बारे में हमें जानकारी दीजिए। मैनेजमेंट तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है और ऑर्डर्स भी इनको मिल रहे हैं, कुछ करार भी ये कर रहे हैं। ये बताइए कि स्टॉक में क्या मौजूदा स्तर पर भी आप निवेश की सलाह देंगी और कंपनी में किस तरह की स्ट्रेंथ है? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले अगर जिस तरह से ये लार्जेस्ट वैगन मैन्युफैक्चरर है कंट्री के अंदर, तो मुझे लगता है जो ये रिजल्ट्स इन्होंने इस बार दिखाए थे काफ़ी बेहतरीन नतीजे थे। जो क्वार्टर 1 ऑफ FY 22 के हम अगर नतीजों की बात करें, एक तरह से टर्न अराउंड केस था, क्योंकि लॉस से प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई कंपनी टर्न अराउंड होती है, तो वहाँ पे काफ़ी एक महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन की तरह कंपनी के लिए होता है। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे पोस्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए कंपनी और भी बढ़िया यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि नतीजे पहले के भी बेहतरीन है। आगे जाते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफ़ी बढ़िया नतीजे और आ सकते हैं। कंपनी की अगर स्टॉक प्राइसेस की बात करें, तो ऑल्दो आज हमने थोड़ा-सा दबाव यहाँ पे देखा है, बट मेरे हिसाब से अभी खरीदारी करने के लिए थोड़ी और गिरावट आती है तो ज़्यादा बेहतरीन मौके रहेंगे। तो मैं ये यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि जैसे 99 के आस-पास ये चल रहा है, तो 93, 94 के आस-पास अगर ये स्टॉक मिलता है, तो बढ़िया खरीदारी के मौके वहाँ पे बनते हैं। और उसमें फिर जो टारगेट हम देख रहे हैं, वो गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक प्राइसेस को यहाँ पे मूव कर सकता है अराउंड द लेवल ऑफ 120 टू 123। तो क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो बाइंग और डिप की स्ट्रैटेजी हम इस काउंटर पे देना चाहेंगे 93 के आस-पास विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 120 टू 120। और आस्था बाजार में इस वक्त देखिए जो एक ज़बरदस्त बॉयंसी थी, कल से थोड़ी सी कंटेन हुई है वो। और अब ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत चले हैं, शायद वहाँ एक वैल्यूएशन वाला जो एक प्रेशर है वो आएगा। टीटागढ़ वैगन्स क्या फेयरली वैल्यूड है इस भाव पर? ठीक है, हम थोड़े से नीचे तो खरीद लेंगे, कहीं वैल्यूएशन स्ट्रेस तो नहीं है इसके? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जिस तरह से एक तो हम वैल्यू स्ट्रेच गए थे और वहीं पे हमने स्टॉक्स में बढ़िया पिटाई होते हुए भी देखी है। तो उसी के चलते एक हमने देखा है दबाव रहा है जो स्टॉक यहाँ पे काफी बढ़िया परफॉर्म करे। टीटागढ़ वैगन्स इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पे कम रहता है, क्योंकि जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो तकरीबन 53-54 के आसपास का है। वहीं जहाँ इंडस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, आस्था से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। आस्था से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आस्था, अगर आप जुड़ी हुई हैं तो आप फोन लाइन पे बने